दफ्तर नया जोश, बीजेपी की तैयारी पुरजोर, कांग्रेस भी सोशल करेगी मजबूत, 2023 की सियासत का श्री गणेश। एमपी बीजेपी ऑफिस का पता बदलने जा रहा है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश कार्यालय भवन को तोड़कर नया ऑफिस बनाया जाएगा। नया दफ्तर बनने तक प्रदेश कार्यालय को पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे शिफ्ट होना है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए ऑफिस में गणेश प्रतिमा की स्थापना कर शिफ्टिंग का श्री गणेश भी कर दिया है। और जब नए दफ्तर का श्री गणेश हुआ है तो बीजेपी में भी जोश हाई है। बीजेपी ने तो नए ऑफिस से ही 2023 की रणनीति पर चर्चा भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी प्रतिवर्ष गणेश जी विराजते हैं। आज उनकी स्थापना हुई है। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, विघ्न हरे, विकास के रास्ते में भी कोई विघ्न ना रहे। अभी तो गणेश जी बिठा रहे हैं और यहाँ से भगवान की पूजन करके जनता की सेवा के लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रहा हूँ। सारे विघ्न दूर करने का काम तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। नया कार्यालय हमारा जो हम नए भवन का निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिए जो हमने कार्यालय को नया कार्यालय हमने जो शुरुआत की है, जहाँ पर साल भर हमारा काम चलेगा, तो आज यहीं पर गणेश जी की स्थापना हुई है। प्रत्येक बूथ मजबूत, भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर तक, हर गरीब तक, हर आम जन तक पहुंचे, यही हमारा संकल्प है और यही भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी 2023 के लिए कमर कस रखी है। कमलनाथ ने यूथ विंग को सोशल मीडिया पर पार्टी को मजबूत करने का टारगेट दिया है। कांग्रेस के हर यूथ कार्यकर्ता के फेसबुक पर 4000 तो ट्विटर पर 200 फॉलोवर्स होना जरूरी है, तभी पार्टी में उसे ओहदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के नए ऑफिस को लेकर तंज कस रही है। 10 मंजिला कार्यालय की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है कि जिसमें आखिर कितने लोग उस कार्यालय में बैठेंगे, आखिर कितनी कमाई हो रही है, इस कमाई का कोई हिसाब है? हाँ? और अगर हिसाब नहीं है तो 23 में जनता हिसाब कर देगी। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का टारगेट विधानसभा चुनाव ही है। नए दफ्तर में शिफ्टिंग की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। इधर कांग्रेस चुनाव से पहले खुद की आईटी सेल को मजबूत कर लेना चाह रही है, क्योंकि ये जाहिर है कि बीजेपी की सोशल टीम कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को अभी और मेहनत करनी होगी। हालांकि किसकी मेहनत कितना रंग लाएगी, ये 2023 में ही साफ हो पाएगा। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नया जोश, तैयारी पुरजोर। जोश के बिना कुछ भी जिंदगी में संभव नहीं है, लेकिन जोश बिना होश के बेकार है। इसलिए कई बार जब आप और हम भी पूरे जोश के साथ मोर्चा संभालते हैं तो कहीं होश में कुछ कमी रह गई तो मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल बीजेपी अपने अत्याधुनिक भवन के निर्माण की तैयारी का श्री गणेश कर चुकी है, तो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। आप जहाँ हैं कितने लोग रहेंगे, बहुमंजिला आप बीजेपी कार्यालय बनाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भविष्य में झांक रही है इस समय, और दावा तो ये भी कर रही है कि आने वाले 25 से 30 सालों तक वो सत्ता में रहने का एक रोड मैप उसका दावा है कि हम तैयार करने की कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर समय उसके लिए अनुकूल प्रतीत होता है और यही वो वक्त है जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी के हिसाब से अपडेट करना चाहती है। एक समय ऐसा था कि 84 में 2 सांसदों की ये पार्टी, और 80 और उसके पहले का वक्त तो आप और हम सब जानते ही हैं। वहाँ से सफ़र शुरू करने वाली इस पार्टी ने सबसे पहले देश के हर हिस्से में अपना कार्यालय बनाना शुरू किया। जहाँ जहाँ भी इसकी यूनिट्स थी स्टेट, वहाँ अच्छे ऑफिस बनाए गए, और बाद में कोशिश तो ये हुई जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ ज़िलों में भी इसके बढ़िया कार्यालय बने। कांग्रेस की कोशिश है कि वो बीजेपी के उस प्रचार तंत्र का जवाब देने के लिए अपनी सोशल मीडिया यूनिट्स को मजबूत करे, क्योंकि बीजेपी के जितने ज़बरदस्त तरीके से हैमरिंग होती है जब भी कोई इशू उठता है, ख़ासतौर से केंद्र सरकार से जुड़े विषयों पर, जिस तरह से सोशल मीडिया जवाब देने के लिए और डिफेंड करने के लिए खड़ा होता है,
उसके आगे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम उतनी मजबूत नज़र नहीं आती, लेकिन वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। आज की डिबेट हम किन सवालों पर केंद्रित रखेंगे, आइए एक नज़र डाल देते हैं कि कौन कौन से सवाल रहेंगे जिन पर हम आज की डिबेट को केंद्रित रखना चाहेंगे। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय। देखिए, सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी का नया दफ्तर 2023 में नई इबारत लिखेगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस बीजेपी की मजबूत आईटी सेल को टक्कर दे पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी और कांग्रेस में किए जा रहे प्रयोग 2023 की सियासत का हिस्सा बनेंगे? चलिए, तो इन सवालों के इर्द गिर्द रहने की कोशिश होगी। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, बहुत स्वागत है मनोज आपका। उमेश शर्मा जी हैं प्रवक्ता, सीनियर लीडर बीजेपी के, और मधुरम हिंदी के पक्षधर और प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, जिस तरह से नया कार्यालय, नया जोश, नई उम्मीदें, निश्चित तौर पर ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं उम्मीद से भरती हैं। जब दिवाली पर हम लोग भी झाड़ फूंक करते हैं, या नवरात्रि और गणेश जी पर नई गाड़ी और नए घर की तरफ भी सौभाग्य से बढ़ते हैं, सौभाग्य, सामर्थ्य और कर्म तीनों के तालमेल से, तो जो प्रसन्नता होती है, तो ये चीज़ें भी जीवन में एक प्रसन्नता तो लेकर आती हैं। उधर कांग्रेस की अपनी तैयारी, अपना होमवर्क, सोशल मीडिया टीम की मजबूती और बीजेपी को टक्कर देने के लिए उसी के अंदाज में तैयारी। किस तरह देखते हैं दोनों दलों की तैयारियों को? देखिए, ये तो सच है कि दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं 2023 से पहले। और शरद जी, ये भी पहला मौका है जब हम ऐसा देख रहे हैं कि दोनों दल बराबरी से काम कर रहे हैं। चाहे बीजेपी अपना एक नया तरीका लेकर आ रही तो कांग्रेस के कुछ नए तरीके दिखाई देते। लेकिन जहां तक बात करें कि यदि आपको चलना है समय के साथ, तो फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। और बीजेपी शायद इसमें कहीं आगे दिखाई देती, जैसा आपने भी कहा, कुछ कार्यालयों का जिक्र किया। अभी करीब हम देखें तो देश के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे नए दफ्तर तैयार हो गए हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी दावा करती वो आधुनिक है। उनमें सोशल मीडिया की तैयारियां खास तरह से की गई है, कैसे हम और दूसरे विपक्षी दलों का जवाब दे पाएँ उसके लिए खास तैयारियां हैं। तो बीजेपी उसी राह पर बढ़ रही, क्योंकि 2023 का जो चुनाव होना है वो फील्ड से ज़्यादा, मैदान से ज़्यादा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की तरफ दिखाई देगा। तो उस तरफ बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस उसको और पकड़ मजबूत करना चाहती है। पर कांग्रेस में भी समय समय पर आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जो बाल आयोग का गठन किया गया, जिसमें तो उसमें जहां कमियां दिखी, कमलनाथ जी ने कहा कि इसको तत्काल चेंज किया जाए, नए लोगों को फिर मौका दे दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों दल 2000 तैयारी को लेकर बहुत अलग तरह से बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा जोश में इसलिए दिखाई देती कि उनके कार्यकर्ता, और वो कहते भी हैं कि यदि जोश हाई होगा तो शायद चुनाव के लिए रास्ता भी आसान होगा। चलिए, वक्त बताएगा कि किस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया कांग्रेस का, जिस तरह से कमलनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं कि ट्वीट और पोस्ट जितनी बढ़ेंगी उतना उस नेता का कद भी बढ़ेगा और उसका पद भी बढ़ेगा, किस तरह देखते हैं अवनीश जी आप? क्या सोशल मीडिया की इम्पॉर्टेंस, क्योंकि कमलनाथ जी संगठन के स्तर पर बीजेपी से टक्कर लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब सोशल मीडिया की बारी है। सर जी, देखिए, सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि 2012-13 के दौर में हम सोशल मीडिया पर भाजपा से काफ़ी पीछे थे, और मोदी जी का जो एक इमेज बनाया गया इस देश में, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, मैं स्वीकार करता हूँ उस समय हमारी सरकार की कई सारे अच्छे बिल्स, नीतियां जो थी, हम नहीं बता पाए क्योंकि हम सोशल मीडिया पर उस समय भारतीय जनता पार्टी से पीछे थे। लेकिन सर जी, सने सने आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर हमने भाजपा को बीट किया है मध्य प्रदेश में। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं सर जी, अब कई सारी जगह आप देखें कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर कई जगह भाजपा से आगे है, कई जगह हम टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने उस चीज को माना कि हम। और सर जी, इस देश में मैं कहूंगा दो नेता ऐसे हैं जो सोशल मीडिया की देन है, एक नरेंद्र मोदी जी और एक अरविंद केजरीवाल जी। अन्ना हजारे साहब का जो मूवमेंट चला उसमें आपने देखा होगा, उस समय मीडिया तो एक अलग विषय, लेकिन सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो सोशल मीडिया को कभी इस देश में इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनता को माइनस कर रहे हैं आप सर। यूट्यूबर जो होता है बेसिकली, जो खुद का चैनल, वो जनता ही है सर। जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब, जैसे मैं देख रहा हूँ गाड़ियों के रिव्यू आप देखें, आज किसी को नई कार खरीदना है सर, तो यूट्यूबर के रिव्यू देख के गाड़ी खरीदो। मतलब आप वो भी सर सोशल मीडिया कह लो या उसको मीडिया कह लो। प्लस अब दूसरी चीज, कमलनाथ जी की तैयारियां सर पूरी तरह से शानदार हैं। आप मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। कमलनाथ जी को लगा
कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अच्छा काम नहीं कर रही, तो सिर्फ सोचें 5 महीने में उन्होंने अध्यक्ष बदल दी, कहीं कोई संकोच नहीं कि अब बदनामी होगी कुछ नहीं साहब, आप काम। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष का लगा कि इनका रोल उतना ठीक नहीं है, वो भी चेंज किया, बाल कांग्रेस में भी चेंजेस किए। तो ये आपने देखा शरद जी, ये कांग्रेस में क्विक डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो कमलनाथ जी का दौर में आप देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छी बात है। यही आप सोशल मीडिया पर खुले तौर पर कहा कि आपको 200 ट्विटर के फॉलो लाने होंगे, 4000 आपके फेसबुक फॉलो लाने होंगे, तो निश्चित तौर जिससे पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी की जो बात है, अच्छे ढंग से वो पहुंच पाएगी। बाकी सर भाजपा के कार्यालय के ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा, अभी मुझे पार्टी के लिए बोलना था, बोल दिया। चलिए, कार्यालय पर भी बोलेंगे आप। प्रकाश जी ने जिस तरह से बोला है वैसे नहीं, मैं इसलिए सर कि वो जी उमेश जी की हंसी में देखना चाहता था। जी नहीं जी सर कभी कभी ऐसे विषय फंसते हैं, ये डायरेक्टली नॉन पॉलिटिकल विषय, बेसिकली अलग तरह का विषय। हाँ, मेरी भी दिलचस्पी है कि ईंट गारे की इमारत पे आपकी क्या टिप्पणी होती है। हालांकि वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है, एक कह सकते हैं आप, एक जहाँ पर युद्ध की रणनीति और व्यूह नीति बनती है, वो जगह होती है पार्टी कार्यालय। बहरहाल उमेश जी, आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस का दावा है अवनीश जी का कि सोशल मीडिया की धार तो हम तेज कर ही रहे हैं, संगठन को भी चमकाने में जुटे हैं, और जहां भी ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस कमतर है तो वहां तुरंत बदलने से भी नहीं चूक रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ जी। जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके लिए तो केवल एक ही शब्द कहा जा सकता है कि शुभकामना, और अगर अतिरिक्त विशेषण जोड़ूंगा तो आत्मी शुभकामना। हम तो चाहते हैं कि आप मजबूत बने, हम तो चाहते हैं कि आपके अंदर सामर्थ्य की और वृद्धि होना चाहिए, और ये जो बदलाव तत्काल रूप से कमलनाथ जी करते तो अच्छी बात है। इस बदलाव का उनका स्वभाव उनको बना लेना चाहिए स्थायी रूप से, क्योंकि निरंतर वो नॉन परफॉर्मर चेहरों को हटाते जाएंगे और ये काम उनको निरंतर करना पड़ेगा। शिकायतपूत कचहरी चढ़ते नहीं है। कमलनाथ जी भले तलवार में कितनी भी धार देना चाहेंगे, पर ये तो तलवार के ऊपर है ना कि वो तलवार उस धार को स्थान पे चढ़ाती है कि नहीं चढ़ाती है। ये उनके आंतरिक संगठन का विषय है, उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी भी उचित नहीं है शरद जी। और जहां तक हमारे कार्यालय का विषय है, कुशाभाऊ ठाकरे जी की एक संकल्पना थी, वो भारतीय जनता पार्टी को एक सुदृढ़ आधार देना चाहते थे, और आप देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो नवाचार भारतीय जनता पार्टी को प्रदान करे, उसमें 2 अद्भुत नवाचार थे। एक तो कुशाभाऊ ठाकरे जी की संकल्पना थी, जिस समय हम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, ना आर्थिक तौर पर मजबूत थे शरद जी, और राजनीतिक तौर पर भी हमारे भीतर उतना सामर्थ्य नहीं था। उस दौर में भी कुशाभाऊ जी का आग्रह रहता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो जिला स्तर पर होना चाहिए, और 80 के दशक में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। अपने स्थापना काल के बाद से आप देखेंगे कि कमोबेश देश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाने की एक परंपरा प्रारंभ करी। एक समय ऐसा भी था, मैं इंदौर का उदाहरण देता हूं कि ढेल कमरे का वीर सावरकर मार्केट में हमारा एक कार्यालय हुआ करता था। भोपाल का तो शरद जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बुधवारा चौक के ऊपर जब बापू वहां रहा करते थे और कुशाभाऊ जी और प्यारेलाल जी रहा करते थे, 2-2.5 कमरों का एक छोटा सा कार्यालय हमारा हुआ करता था। तो ये हमने आवश्यकता महसूस करी कि सेना तभी मजबूत होगी कि उसका शिविर जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, उसका दुर्ग ऐसा होना चाहिए कि वो तरह से शक्ति संपन्न हो, वो सामने वाले के आक्रमण को झेलने का भी सामर्थ्य रखे और प्रति आक्रमण करने की धार भी वृद्धिदार रहे। तो हमने प्रत्येक जिला कार्यालयों पर कार्यालय बनाए। भोपाल का कार्यालय जो हमारा मुख्यालय इस समय है, वो भी देश भर के विशिष्ट कार्यालयों में एक है। अब हमको आवश्यकता महसूस हो सकती है, जो ठाकरे जी ने सोचा था उसको अमित शाह जी ने 4 कदम आगे बढ़ाया है। ठाकरे जी ने एक घर बनाने की कहा था, और अमित शाह जी की संकल्पना है कि उस घर के अंदर उपकरण होना चाहिए, उस घर के अंदर संसाधन होना चाहिए। वो जो घर है, चूंकि आईटी का युग है, डिजिटल युग है, तो वो ऐसे आधुनिकतम शस्त्र और शास्त्र से लेस होना चाहिए कि वो प्रत्येक मोर्चे का सामना कर पाए। इसलिए हम 10 मंजिला इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, और उस 10 मंजिला इमारत की जो गगनचुंबी हौसले होंगे, वो हौसले तो मुझे लग रहा है कि इमारत जरूर 10 मंजिला है, पर हौसला 100 मंजिला होगा। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में देश के चुनिंदा बीजेपी के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय ऐसे हैं जहां कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का एक बहुत ही आधुनिक उपकरण है, जिसके माध्यम से हज़ारों कार्यकर्ताओं तक बैठकर बीजेपी कार्यालय से बीजेपी के नेता बात कर पाते हैं। ये बीजेपी की आधुनिक प्रणाली की तरफ इशारा करता है, और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। अगर मैं इसको थोड़ा प्रेमचंद जी की तरह समझाऊं तो कांग्रेस एक ऐसी समृद्ध पार्टी रही है जिसने वैभव के शिखर को भी देखा है। 40 साल तक वो देश के अलग अलग हिस्सों में रही है,
और मूल रूप से निश्चित तौर पर उसने बहुत सारी समृद्धि के शिखरों को देखा है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जहां बाबूलाल गौर जी ने एक किस्सा मुझे सुनाया था भोपाल का, कि दीनदयाल उपाध्याय जी जब आते थे तो रिक्शा भी नहीं लेते थे, स्टेशन से पैदल आते थे वो बीजेपी कार्यालय। और एक बार उनके झाड़ू की तरह तिनका तिनका हो गया जो ब्रश था शेविंग का, उसको उसकी जगह नया ब्रश लाकर रख दिया बाबूलाल गौर जी ने। तो उन्होंने कहा पार्टी फंड का दुरुपयोग है ये, आप इसको चेंज करिए, मेरा वो झाड़ू तिनका तिनका लाइए और ये 50-60 पैसे जो आपने खर्च करके ये खरीदा है इसको लौटा के पार्टी फंड में जमा करिए। मनोज जी, ये देखिए ये चीज़ें चलती हैं और यही वजह है कि जो बात उमेश जी कह रहे थे कि अब बीजेपी का रुझान इसकी तरफ भी है कि हम न सिर्फ उन संसाधनों की तरफ बढ़ें जिनको कभी कांग्रेस ने छुआ है, बल्कि उसको आधुनिक तकनीक से भी संपन्न करें, क्योंकि मोदी जी का और अमित जी का बड़ा रुझान है आरंभ से। मोदी जी ने अपने बहुत 25 साल पहले के इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही थी, अमेरिका में जो उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं जब वो संगठन में महामंत्री की भूमिका निभाते थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आधुनिक गैजेट्स बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, देखिए आधुनिक गैजेट्स की तरफ तो बढ़ना ही है, क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा भी कि समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आधुनिकता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर भी बढ़ना चाहती। परिवार बड़ा हो गया। आप वो शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो हम सोचेंगे कि क्या था, और आज हम देखें तो शायद जैसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि एशिया की सबसे बड़ी पार्टी उनकी पार्टी है। तो निश्चित रूप से जब परिवार बड़ा होगा तो फिर घर के अलग अलग कमरे भी तैयार करना होगा, मकान भी तैयार करना होगा। तो बीजेपी उसी तैयारी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि इससे एक मैसेज भी जाता है शरद जी कि हम कितनी बड़ी पार्टी है और किस तरह से हम काम करते। एक एक व्यक्ति को काम देना, मोर्चा को अलग काम देना और उसके बलबूते मैदान में जाना, तो ये उसी तरह का उसी कड़ी की एक तैयारी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। जहाँ तक जिस दफ्तर में आज शिफ्टिंग हो रही है, अभी शिफ्टिंग हो रही है, जहाँ गणेश पूजा हुआ है, तो ये अस्थायी तौर पर तैयार किया गया। लेकिन इसके बाद जो 10 मंजिला बनेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी दफ्तर है, वो पूर्णतः आधुनिक होगा। लेकिन 2023 का चुनाव है, तो हमें जो दिखाई दे रहा है कि 23 का चुनाव इसी आरटीओ के पुराने दफ्तर से होने वाला है और 24 आते आते वो आधुनिकता की तरफ बढ़ जाएगा। सर, मैं तो ये कहूँगा, ये जो इनका वर्तमान में कार्यालय, मेरी जो जानकारी 30 साल के लगभग इसकी आयु है और मुझे लगता है अभी ये बड़े आराम से इसको आप 25 से 30-50 साल तक आप चला सकते हैं। लेकिन शरद जी, ये अपनी इमारत बना रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये सेंट्रल विस्टा भी बना रहे हैं, ये नए संसद भवन भी बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बनाइए आप, क्योंकि आपका कोई इतिहास है नहीं। लेकिन शरद जी, मेरी बड़ी चिंता है, मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरह से इनके बनाए हुए पुल, इनके बनाए हुए बांध एक साल में धराशायी हो रहे हैं, क्या होगा? मतलब हमारे संसद भवन का इतिहास तो 1902 से है, 1902 में बनकर तैयार हुआ था। आज आप बना रहे, आज भी वो खड़ा है, आपको मुंह चढ़ा रहा है, और आज आप फिर से बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा ये 25,000 करोड़ का ये वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि जनता को आज बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है देश में, इस प्रदेश में। शरद जी, ये कहेंगे कि हम क्यों नहीं बना रहे? कांग्रेस ने, अभी मुझे मालूम कहें कांग्रेस ने जिला स्तर पर बड़े आदमी, हमने नहीं बनाए सर, हमने बेसिक कार्यालय बनाए। सीहोर का आप जाके देखिए, सीहोर का आज भी हमारा 4 कमरे का बस स्टैंड पे 3 शेड वाला कार्यालय है। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी देखे, कोई बहुत आधुनिक नहीं शरद जी। हाँ, हमने बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, हमने बड़े बड़े पुल बनाए, हमने भाखड़ा, नंगल, सागर, सरोवर, इंदिरा सागर जैसे बांध बनाए, जो जनता की सुख, हमने अपने सुख की कभी इस तरह से चिंता नहीं की जितनी भाजपा आज अपने सुख। सर, कितनी अच्छी सर जी आपने बात कही कि अभी आपने किस्सा सुनाया था कि वो दाढ़ी का ब्रश लेकर आए थे उपाध्याय साहब का, उनने वापस करवा दिया था। मतलब उनको दे नो वैल्यू ऑफ द मनी। और मतलब आज अमित शाह जी को पैसा इतना है साहब कि उनके आसपास वाले 2 लोग हैं, वो आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा व्यापार चल रहा है सर कि वो 2 ही लोग सिर्फ दुनिया में निरंतर तरक्की, फिर कभी अडानी एक हो जाते, फिर वो 2 हो जाते हैं, अंबानी। सर, यही चल रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर, ये कहीं कहते ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आज भाजपा के पास भरपूर तेल है, भरपूर पैसा है, आप बनाइए। और ये बात बिल्कुल सही है। आप सर जी, ये जो अरेरा वाली जो लाइन है, मैं कंस्ट्रक्शन के व्यापार में हूँ सर जी, मुझे जानकारी, उमेश भाई भी हैं, वहाँ आप पता करें, वहाँ क्या FIR मिलता है, वहाँ
0.75% FAR है। तो मुझे बताएं आप 10 मंजिला इमारत किस नियम के तहत हो सकता है? बिल्कुल साहब, नियम बदल देंगे आप पूरा वो मसौदा ही अलग कर देंगे। तो ये, और सबसे 10 मंजिला जब इमारत बनाएंगे, और हम तो ये कहते हैं सर, सामने RTO भवन चलता था, किसी काम से मुझे RTO भवन जाना पड़ा, कोकता सर 22 किलोमीटर हो गया यहाँ से। मतलब आपने अपनी सुविधा के लिए आपने विथ प्लानिंग वहां पे RTO ऑफिस शिफ्ट किया। आम जन भोपाल का परेशान हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आप उस कार्यालय को एक्वायर कर सकें और आप अपना आधुनिक भवन बना सकें। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है कि क्या आवश्यकता है? हम आज भी आपका कार्यालय, हम तो ललायती होते हैं भाजपा का कार्यालय देख के कि हम, हाँ काश हमारा PCC भी ऐसा होता। डिबेट को थोड़ा सा इसके भारीपन को रोचक करने के इरादे से, और कोई मकसद नहीं है मेरा, कि चलिए इनके सवाल पर आप ये तो कहेंगे नहीं, जैसा बच्चन साहब दीवार में कहते हैं कि 5 लाख ज्यादा भी मांग लेते ना तो मैं दे देता, क्योंकि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने ईंटें रखी हैं। चलिए वो तो एक हुई बात, चलिए लाइटर वेन की एक बात हुई, लेकिन प्रणाम है आप दोनों के संगठन शिल्पियों को। दोनों ही पार्टियों का एक बड़ा मजबूत इतिहास है। लेकिन ये भी सही है, मैं इनके प्रश्न को कुछ इस तरह से आपकी तरफ ले जाता हूँ। कुंवर बेचैन एक बड़े समर्थ कवि रहे हैं गीतों के, और उनकी एक कविता की पंक्तियां हैं जो वो गांव से शहर के विरोधाभास को जोड़ते हैं कि गांव की नीम की खूंटी में अब मेरी टाई टंगने से टकराती है, कार्यकर्ता के बिना पिया बिना घर सूना। कार्यकर्ता की मजबूती, कार्यकर्ता का सम्मान, आप 10 मंजिला नहीं 100 मंजिला बना लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता ही वो माफ कीजिएगा कि वो प्रभु है जो इस मंदिर में विराजता है। और आपके यहाँ तो कितना सुंदर शब्द है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। तो इस देव दुर्लभ कार्यकर्ता को भी इस भव्य इमारत में उसी भव्य तरीके से प्रतिसाद मिले, इसका भी ध्यान बहुत जरूरी है। जी निश्चित रूप से शरद जी, इस देव दुर्लभ कार्यकर्ता के लिए तो यह देवालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस देवालय के अंदर जो स्थापित होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गौरव स्थापित होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामर्थ्य की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का जो कार्यकर्ता है उसकी कार्य क्षमता की मंगल आरतियां और मंत्र ध्वनित होंगे। इस 10 मंजिला कार्यालय में प्रवक्ता भी बैठेंगे, मीडिया की टोली भी होगी, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी होंगे, प्रदेश के पदाधिकारी भी बैठेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी कक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवार बड़ा है, इस पूरे बड़े हुए परिवार के लिए जो मनमोहन जी ने कहा था उसी को जोड़ता हूं। अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और परिवार इतना विस्तारित है, तो निश्चित रूप से हमारे को उस बड़े विस्तारित परिवार के लिए इस तरह के बड़े भवन की आवश्यकता है। और एक बात जो अभिनेश भाई कह रहे थे उसी से आगे बढ़ना चाहता हूं कि आखिर बदलाव के साथ क्यों नहीं चलेंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि एक समय हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या संगठन मंत्री तांगे से आते थे, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलेगा कि नहीं साहब हम तांगे और बैलगाड़ी से आएंगे। ये नवाचार है, हाईटेक होना पड़ेगा। अमित शाह जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सूत्र वाक्य अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय देकर गए थे कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव के साथ चलती है, और जो राजनीतिक संगठन बदलाव को आत्मसात नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो ये कोई बहुत गौरव का विषय नहीं है कि सीहोर का जो आपका कार्यालय है वो 3 और 3.5 के कमरे में, 3 के छप्पर में चलता है। इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर हम अपने कार्यालयों का निर्माण क्यों नहीं कर। आपने भांगड़ा नागल बनाया, बड़ी अच्छी बात है, वो सरकार के काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सरकार थोड़ी बना रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का संगठन बना रहा है। तो आपको भी अपने संगठन को प्रेरित करना चाहिए कि इस प्रकार के जनता के लिए करते ना उमेश जी, हम जनता के लिए किया ना हमने महाकाल मंदिर के लिए किया 15 महीने, आप नहीं कर पाए 15 साल में, हमने किया था। यही फर्क है, महाकाल मंदिर का हमने ध्यान किया, आप नहीं कर पाए थे 15 साल में। संगठन नहीं कर रहा, सरकार और संगठन दो भिन्न चीजें हैं। ये संगठन का काम है, ये निर्माण जो है ये संगठन कर रहा है। बिना पैसे के संगठन भी नहीं चल पाएगा ना, पैसा है आपके पास, आप कर रहे हैं, बधाई, मैं तो शुभकामना देता हूँ। चलिए मैं अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बड़ी फिल्म चर्चित रही और उससे महत्वपूर्ण कई लोगों ने आश्चर्य किया कि बैटल ऑफ सारागढ़ी, उन 19 सरदारों की वो कहानी, उनकी अद्वितीय वीरता की, जिन्होंने बेहद हजारों की संख्या में आक्रमण करने वाले अफगानों को न सिर्फ रोका बल्कि पूरी दोपहर सुबह से लेकर देर शाम तक युद्ध लड़ा और सैकड़ों उन अफगान लड़ाकों को ढेर कर दिया। ये बताता है कि युद्ध बुलंद इमारतों से नहीं लड़े जाते, युद्ध बुलंद संसाधनों से नहीं लड़े जाते,
युद्ध लड़े जाते हैं मनोबल से, बहुत शानदार। और मनोबल भी वो जो कार्यकर्ता का मनोबल होता है। अगर आपने उसको फौलाद में बदल दिया है, और ये काम बीजेपी ने बखूबी किया है, लेकिन ये सही है कि संसाधनों की छाया में कहीं ना कहीं मनोबल, मैं नहीं कहूँगा कमज़ोर होता है, लेकिन मनोबल पर असर आता है। कांग्रेस के 40 साल के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि संसाधनों की ये छाया कांग्रेस के लिए जितनी सघन, मजबूत और फलीभूत होती चली गई, उसके कार्यकर्ता का मनोबल उसकी तुलना में पहले से कमतर हुआ। बीजेपी को इसका ध्यान रखना होगा कि वो लड़ाके, वो जंगजू जो साइकिल पर चने और लाई लेकर चलते थे और मनोवांछित परिणाम लाते थे, वो आज के दौर में एसयूवी में बैठकर बहुत सारी सुविधाओं के बीच क्या ला रहे हैं। ये तैयारी करनी पड़ेगी, और ये तैयारी उन जोशीले नेतृत्वकर्ताओं का दायित्व होता है जो आग भर देते हैं, फौलाद बना देते हैं अपनी टीम को। बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत धन्यवाद करता हूं अवनीश जी, और बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मेहमानों पर महाभारत। नमस्कार।